गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम कुमार चंडा आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जैसे कि आप सभी को पता है कार्य होता क्या है। कार्य करने के लिए हमको एक वस्तु के ऊपर में बल का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि बल जो है वस्तु को गतिशील या स्थिरता में ला सकता है या उसका दिशा में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए कार्य का जो संज्ञा है या सूत्र है बल इंटू विस्थापन, या जब किसी वस्तु के ऊपर में हमने बल का प्रयोग करेंगे उसका बल का दिशा में वस्तु कितना दूर विस्थापित हुआ, वो दोनों का जो गुणाफल है उसको कार्य बोलते हैं। उसका मतलब जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, कार्य क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक वस्तु के ऊपर में हमने बल का प्रयोग किए, वस्तु तो आगे मूव किया, वस्तु जब मूव करेगा फ्रिक्शन या जो घर्षण है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए जो कार्य व्यक्ति द्वारा जो कार्य हुआ है वो धनात्मक रहेगा और फ्रिक्शन द्वारा जो कार्य हुआ वो ऋणात्मक रहेगा। इसी तरह कार्य का जो प्रकार हमको डिफाइन करने के लिए या टाइप अगर बोलते हैं तो वो 3 टाइप का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक और शून्य। जैसे कि हम सभी को पता है कार्य तब तक नहीं होगा जब तक विस्थापन नहीं होगा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला हमारा क्या रहा, बल इंटू विस्थापन। अगर विस्थापन 0 होगा तो कार्य कैसे होगा। जैसे कि अगर हमने किसी वॉल को धकेलते रहेंगे, वॉल तो मूव करेगा नहीं हमारा बल से, क्योंकि हमारा बल उतना सफिशिएंट नहीं है कि एक वॉल को मूवमेंट करा देगा। तो उस टाइम हमारा वर्क कितना होगा, 0 होगा। या और एक एग्जाम्पल ले लो, शून्य कार्य का कैसे कैसे एग्जाम्पल है। जैसे हम किसी वस्तु को बहुत देर तक खड़े होके एक ही पोजीशन में रखे रहेंगे, हम तो बहुत काम किए हैं, हम टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारा द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वस्तु का कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसीलिए कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो। इसीलिए कार्य का प्रकार को डिफाइन करने के लिए हमने एक कोण का सहायता लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, अगर हम एक बल का प्रयोग करेंगे, एक कोण करके खिंचाई करेंगे तो उस टाइम क्या होगा। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो बल का दिशा और विस्थापन के दिशा के बीच में एक ठो कोण है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका कोण है। तो ये इस केस में हम कैसे कार्यों का संज्ञा निरूपण करेंगे, और ये जो कोण है, जो बल को प्रयोग करेंगे, बल जिस रस्सी या रोप में हम खिंचाई करेंगे उसमें जो टेंशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, वहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये हमारा रोप है। तो यहाँ पे जो कोण हुआ है ये एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट का विस्थापन के साथ में कोई भी नाता नहीं है। जो भी विस्थापन होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ही होगा, जो कि F cos थीटा है। तो इसीलिए कार्य का जो एक्चुअल संज्ञा होगा, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे फॉर्मूला उसका हो जाएगा कार्य का W इज इक्वल टू F cos थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा विस्थापन आपका F cos थीटा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट S है। तो इसलिए बल का जो विस्थापन का दिशा में जो कंपोनेंट है वो F cos थीटा होगा और डिस्प्लेसमेंट S है। तो इसलिए कार्य का जो संज्ञा होगा F cos थीटा। जैसे कि आप सभी को मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में cos थीटा का जो वैल्यू है 0 to 90 तक है तो वो पॉजिटिव रहता है। एग्जैक्ट 90 में cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है और cos थीटा का वैल्यू जब 90 से 180 के बीच में रहता है तो नेगेटिव रहता है। तो उसी तरह इस फिगर में आप देख सकते हो, बाएं वाले में 0 to 90 से अगर कम है तो कार्य हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो उस केस में कार्य हमारा 0 होगा। अगर ऑब्ट्यूज है तो कार्य हमारा ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ। इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे एक आदमी ने कुछ वेट को ऊपर उठाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आदमी जब ऊपर उठाया तो उसका बल का डायरेक्शन में वस्तु विस्थापित हुआ,
तो उस टाइम बल का डायरेक्शन और विस्थापन का डायरेक्शन सेम रहा, इसलिए आदमी द्वारा जो किया गया काम है वो पॉजिटिव रहेगा या धनात्मक रहेगा। लेकिन वहीं पे जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस वस्तु को नीचे तरफ खींच रहा है, लेकिन वस्तु का मूवमेंट किधर है, अपर साइड में, तो इसलिए यहाँ पे वागदन कितना होगा, ऋणात्मक होगा। और धनात्मक कार्यों का एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी पेड़ से अगर फल गिरता है वो वहाँ पे जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है, या माउंटेन से पर्वत से अगर हम नीचे तरफ आते हैं तो वो धनात्मक होता है। वहीं पे कुआं से जो अगर पानी हम ऊपर पानी निकालेंगे तो वो हमारा ऋणात्मक होता है। या पर्वत चढ़ना है या किसी वस्तु को हमने अगर ऊपर चढ़ाते हैं तो उस टाइम जो ग्रेविटी के द्वारा जो कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। और सिमिलरली जो फ्रिक्शन के द्वारा जो कार्य होता है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अच्छा, जीरो वार कब होता है, अगर बल और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री या जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो विस्थापन, तो उस केस में कार्य क्या होता है, जीरो होता है। जैसे हमने एक कुली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुली ने एक सामान को नीचे से ऊपर उठाया पहले, तो उस टाइम जो कार्य हुआ वो पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसका जब सर पे रख के मूवमेंट करता है उस केस में क्या होता है ना, बल का जो दिशा है वो नीचे तरफ रहता है और मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, तो वो दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है या समकोण रहता है। तो उस केस में कार्य कितना होगा, जीरो होगा। तो इसलिए कुली का जो डिस्प्लेसमेंट, जिस टाइम कुली हमारा सामान को एक जगह से दूसरा जगह लेता है उस टाइम कार्य जीरो रहता है, लेकिन जो उठाना और फिर उसका सर से नीचे रखने के लिए जो कार्य करता है वो धनात्मक और ऋणात्मक रहता है। लेकिन बाकी का टाइम में जो कुली का द्वारा जो किया गया काम है वो शून्य। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एक वस्तु ऐसा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है और इसका वेट जो है F = mg इधर है, तो ये दो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस टाइम में तुम्हारा वर्क कितना होगा, W = Fs cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसलिए वर्क हो जाएगा जीरो। अगर एक वस्तु फोर्स इधर है, अगर हम ऊपर उठा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो उस टाइम वर्क कितना हो जाएगा, Fs cos 180, cos 180 का वैल्यू -1 है, तो इसलिए वर्क कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए अगर बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक टॉय कार को 10 न्यूटन फोर्स में विस्थापन के दिशा में 30 डिग्री कोण करके खींच रहा है, तो उस टाइम कार्य कैसे होगा, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। वार का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा, यहाँ पे फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद में कितना मिलेगा, 43.3 जूल। कार्य जो है एक अदिश राशि, क्योंकि ये Fs cos थीटा हमारा, जैसे इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो W = Fs, फोर्स भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन ये cos थीटा पे डिपेंडेंट है। बड़े क्लास में जाके जानोगे कि जो सदिश का जो गुणाफल है दो टाइप का होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। Fs cos थीटा जो है एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए कार्य जो है एक अदिश राशि है। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे या इकाई कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का यूनिट कितना होता है, मीटर होता है। तो इसलिए वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल इंटू विस्थापन। तो बल का यूनिट क्या हुआ, 1 न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट क्या हुआ, 1 मीटर, इसलिए कार्य का यूनिट क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर = 1 जूल, इसलिए कार्य का इकाई क्या हुआ, जूल। ये SI सिस्टम है। सिमिलरली जब हम CGS सिस्टम में जाएंगे, CGS सिस्टम में बल का इकाई क्या होता है, डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो उस टाइम उसका यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा। और चलते हम ये दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है बल का
1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर इज अर्ग, सो एक 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। अब ग्राफ का माध्यम से कैसे हम कार्य को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों को अगर हमने ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर फोर्स और विस्थापन का जो कर्व है तो वो आपको वर्क डन देगा। मतलब अगर वाई एक्सिस में हमने बल को लेते हैं और एक्स कक्ष में हमने पोजीशन को लेते हैं, तो पोजीशन का डिफरेंस और बल का जो डिफरेंस है, अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो बल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो ओनली क्या करेगा, वस्तु का पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो x1 से लेके x2 गया है, और x2 माइनस x1 कितना है, अगर d है, और कितना, और ये अगर f अमाउंट ऑफ बल वस्तु के ऊपर में अप्लाई किया गया तो उस टाइम वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा ना, एरिया अंडर द कर्व फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहीं पे अगर फोर्स का वैल्यू या बल का अगर एक नॉन कांस्टेंट फोर्स होगा तो उस टाइम क्या होगा, जैसे पहला वाला इस पोजीशन में क्या है, F1 अमाउंट फोर्स अप्लाई किया गया तो वस्तु कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x1, और इस पोजीशन में F2 फोर्स अप्लाई किया गया और वस्तु डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ना, x2 माइनस x1। तो इसलिए यहाँ का एरिया कितना होगा ना, F1 इंटू x1, और इस पोजीशन में का एरिया कितना हुआ ना, F2 इंटू x2 माइनस x1। अगर वहीं पे कंटिन्यूस वैरी करेगा तो उस टाइम सभी जगह का अलग अलग पोर्शन का अलग अलग एरिया निकाल के हमने कार्य को निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ। अब नेक्स्ट क्या है, एनर्जी या ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने का जो क्षमता है उसको ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि कार्य करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ क्षमता चाहिए, तो वो ऊर्जा होता है। जैसे कि बहुत सारा ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे, मैकेनिकल, यांत्रिक, काइनेटिक, गतिज, पोटेंशियल, स्थितिज, इलेक्ट्रिकल, विद्युत का, न्यूक्लियर का, हीट मतलब ताप का, केमिकल, साउंड, तो वेराइटी यहाँ पे बहुत सारा टाइप का ऊर्जा है। इस चैप्टर में हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। और गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, ये दोनों का इकाई जो है कार्य का इकाई के बराबर है, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है, और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का इकाई सेम होता है। तो इसलिए एनर्जी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, मतलब कार्य करने का जो क्षमता उसको ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये वेराइटीज ऑफ एनर्जी है। अब गतिज ऊर्जा क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे निगमन करेंगे। इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे F अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया गया और वस्तु s डिस्टेंस मूवमेंट किया, तो इस टाइम गति शक्ति कैसा है या कितना है। गति शक्ति मतलब वस्तु गतिशील अवस्था में जो ऊर्जा उसमें रहता है तो उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि W इक्वल टू कितना है, Fs। अगर पहला कंडीशन से दूसरा कंडीशन के बीच प्रारंभिक वेग u था और पश्चात वेग अगर v है, और इस बीच में वस्तु ने s डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हुआ, तो विस्थापन का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, यहाँ पे u था, यहाँ पहुँचते तक v हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। तो उस टाइम s का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि हमको पता है v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 2a। तो वर्क इज इक्वल टू Fs, तो F इज इक्वल टू ma। s के जगह में हमने क्या पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय 2a, a कैंसिल, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर इनिशियली रेट से चलता है तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए वर्क डन कितना होगा हाफ m v स्क्वायर। दिस वर्क डन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। इसलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर।
एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कि एक वस्तु जिसका मास है 20 kg मूविंग विथ ए कांस्टेंट मोशन एट ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम कितना दिया है 20 kg और वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम हो गया 20, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 2 को 20 काटेंगे तो 10, 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 25, तो न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू हो गया जूल। सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया 250 जूल। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और जो संवेग, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हमको जानना है या रिलेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, एक मास मल्टीप्लाई करेंगे, एक मास डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर बाय एम, तो एम वी इज इक्वल टू पी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इक्के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा मोमेंटम को स्क्वायर टाइम्स क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या समानुपाती। इसका मतलब अगर हमने p को 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, मतलब प्रारंभिक संवेग से अगर अंतिम संवेग 2 गुना हो गया, तो उस टाइम मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2p का स्क्वायर बाय ट्वाइस m हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा देंगे या वेग को 2 गुना बढ़ा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। या वेग को अगर हमने n टाइम्स बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। सिमिलरली मोमेंटम को अगर मोमेंटम या संवेग को अगर हमने n टाइम्स बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा भी हमारा n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि अभी हमको क्या मिला, इक्के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इक्के, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 2m इक्के का रूट ओवर। इसका मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हमने n टाइम्स बढ़ा देंगे तो p कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, √n टाइम्स। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर 2 गुना बढ़ा देंगे तो संवेग कितना बढ़ेगा, √2 टाइम्स बढ़ेगा। अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति शक्ति। स्थिति शक्ति क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है वस्तु का पोजीशन या शेप से जो ऊर्जा रहता है तो उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, या उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू सी पोजीशन और शेप। जैसे कि सपोज एक वस्तु को हमने यहाँ से जमीन से उठा के h हाइट तक लिए, जब जमीन पे था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था और ऊपर में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू कितना होगा mgs, क्योंकि जब हमने इसको उठाए तो इसके ऊपर में जो फोर्स अप्लाई किए तो वो कितना हुआ mg। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है fs, तो ये हो गया mgh, क्योंकि f के जगह में हम हुआ mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, तो इसलिए ये जो एनर्जी है उसको हमने स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं mgh। और इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन या त्वरण, तो त्वरण क्या होता है g होता है, इसलिए उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है mgh। जैसे कि यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, अगर एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, देन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका मतलब ग्राउंड से 6 मीटर दूर में एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा mgh। तो mgh इज इक्वल टू कितना होगा, मास हो गया आपका 10, g हो गया आपका 9.8, h हो गया 6, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा 588 जूल।
वहीं पे जब ग्राउंड को आ जाएगा, जमीन को आ जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एच हो जाएगा 0। तो इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है जमीन पे हो जाएगा 0। जब अपर पोर्शन में जितना हाइट में रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा रहेगा। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को ट्रांसफर जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि अब देखोगे पेड़ में जब एक एप्पल मान लो लटका हुआ था, जब गिरा यहाँ पे, जब लटका हुआ था ड्यू टू पोजिशन यहाँ पे क्या था, स्थितिज। जब ये मूवमेंट होकर चालू हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया आपका गति शक्ति। जब जमीन पे आ जाएगा तो गति शक्ति रहेगा, लेकिन स्थिति शक्ति टोटली 0 हो जाए, स्थितिज ऊर्जा जो है टोटली 0 हो जाएगा। ये जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि किसी मोटर अगर चलता है तो मोटर को हम सप्लाई क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो क्या करता है, मूव करता है। जब मूव करता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमने सप्लाई क्या दिए थे, विद्युत का एनर्जी दिए थे। मतलब ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इसलिए एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को ट्रांसफर हो सकता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे ऊर्जा संरक्षण नियम बना हुआ है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। उसका मतलब ऊर्जा कभी बर्बादी नहीं हो सकता या नष्ट नहीं हो सकता है, ना हम बना सकते। ओनली एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते, जैसे कि गति से स्थिति, स्थिति से दूसरा किसी स्प्रिंग एनर्जी से या न्यूक्लियर एनर्जी से गति शक्ति। तो ये कन्वर्सन ही, ट्रांसफॉर्मेशन ही पॉसिबल है, लेकिन कभी कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। और किसी भी कंडीशन में अगर टोटल एनर्जी देखोगे, किसी भी ऊर्जा को जो एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ, सभी का जब सम करोगे तो इनिशियल जितना ऊर्जा था फाइनल भी उतना ऊर्जा मिलेगा। उसी को ऊर्जा का संरक्षण नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन का एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी किसी भी कंडीशन में वस्तु का किसी भी पोजीशन पे हमेशा हमको मिलेगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है हर जगह में समान। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या आता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इजिकल टू यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखने जाए, एक फ्री फॉल कंडीशन हम देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा वस्तु का अलग अलग पोजीशन पे समान ही रहता है, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक वस्तु ए पे था और फिर कुछ देर के बाद में वो फ्री फॉल में आया के बी में पहुंचा, फिर उसके बाद में आफ्टर सम टाइम वो आके जमीन पे सी में पहुंच गया। यहाँ पे हमको ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, जब ए पे था, मैं जैसे कि पहले बताया, जब ए पे था वहां पे वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे जो भी टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या था, टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 था, पोटेंशियल एनर्जी में ही था। तो इसलिए क्योंकि एच हाइट से था तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh। तो यांत्रिक ऊर्जा कितना हो गया ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो इसलिए ए पोजीशन में यांत्रिक ऊर्जा कितना हो गया, mgh। अब बी तक पहुंच गया। अब ए टू बी तक पहुंचने पे कितना विस्थापन किया, लेट x। अब जमीन से कितना दूर बचा है, h माइनस एक्स। अब बी तक जब पहुंचा है तो उसका वेग में क्या परिवर्तन हुआ, जब ए से मूव किया तो उसका u 0 था, बी में उसका वेग क्या होगा गति का जो तृतीय नियम है, v स्क्वायर इजिकल टू e स्क्वायर प्लस 2s। तो उस हिसाब से v स्क्वायर कितना हो जाएगा, e स्क्वायर प्लस 2x। तो इसलिए v स्क्वायर कितना हो गया, 2ax। यहाँ पे a इजिकल टू अगर g ले लेंगे तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2gx। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू कितना होगा, 2gx का रूट ओवर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, तो 2gx रूट ओवर का स्क्वायर, रूट ओवर को स्क्वायर कट गया, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m 2gx इजिकल हो गया mgx। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना ना, mg हाइट फ्रॉम इनटू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और कितना बचा है, h माइनस एक्स। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mgh।
अब टोटल एनर्जी कितना होगा एट बी, तो बी में कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया mg x, पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg h माइनस एक्स। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये उसको कट जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा तुम्हारा mgh। फिर c तक आते हैं, जब c में आ जाएगा तो यहाँ पे हाइट कंप्लीटली क्या हो गया 0, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा 0। अब v कितना हो जाएगा, तो v इजिकल हो जाएगा 2gh का रूट ओवर, सो काइनेटिक एनर्जी एट c कितना हो जाएगा, हाफ एट c हाफ m 2gh रूट ओवर का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा mgh। अब टोटल एनर्जी एट c कितना हो जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c, पोटेंशियल एनर्जी एट c इजिकल टू हो गया 0 और काइनेटिक एनर्जी एट c इजिकल टू कितना हो जाएगा mgh, तो टोटल एनर्जी हो गया mgh। अब हम ये तीनों जगह से क्या देखें, a में, b में, c में। a में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, काइनेटिक एनर्जी 0 था, b में b दोनों का सम mgh और c में भी आपका मिला टोटल दोनों का एनर्जी mgh। तो इसलिए तीनों अलग अलग पोजीशन में ओनली एनर्जी का फॉर्म अलग अलग है, लेकिन टोटल एनर्जी या टोटल ऊर्जा कितना मिला, सेम है। तो इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण नियम को मानता है या ओबे करता है। तो इसलिए ऊर्जा जो है एक जगह से जब दूसरा जगह जाता है, किसी भी वस्तु ओनली रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन टोटल ऊर्जा जो है सेम रहता है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम यहाँ पे प्रूफ हुआ। और एक चीज है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा जो है ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, इसी में ही डिपेंड करता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तीनों फिगर देख सकते हैं, A टू E जाए, B का B C D दे के जाए, टोटल एनर्जी आपका अगर ये H है तो A टू E थ्रू दिस पाथ और दिस पाथ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा। यहाँ पे भी पार्ट 2 से जाए, चाहे पार्ट 1 से जाए, चाहे पार्ट 3 से जाए, तो ऊर्जा आपका mgh ही होगा। जैसे ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर आप देख सकते हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे करके जाओ, चाहे लिफ्ट से यहाँ तक उठाओ, तो आपका एनर्जी एट दिस पोजीशन ओनली mgh ही होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा पाथ इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ओनली इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना है उसी पे ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ कैसा है वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं पावर या शक्ति। शक्ति होता क्या है, शक्ति होता है कार्य करने का जो रेट या दर, उसको बोलते शक्ति। मतलब पावर इजिकल टू हो गया W बटे समय या कार्य बटे समय, तो P इजिकल टू W बाय T, W बटे T। इसको हमने अलग वे में लिख सकते हैं, जैसे P इजिकल टू W क्या होता है Fs बाई T और S बाई T क्या होता है वेग होता है। तो इसलिए पावर को हमने F इंटू V भी बोल सकते हैं, मतलब बल इंटू वेग इजिकल टू पावर भी हो सकता है। तो पावर का इकाई क्या होगा फिर, क्या ये सदिश राशि या अदिश राशि, क्योंकि पावर इजिकल टू कार्य बटे समय, कार्य अदिश राशि है, तो इसलिए पावर या शक्ति भी आपका अदिश राशि। मतलब इस चैप्टर में जो तीनों क्वांटिटी पढ़ रहा है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों को तीनों अदिश राशि है। ठीक है, तो इकाई क्या होगा, इकाई के लिए कार्य का वर्क का यूनिट क्या है, जूल बटे सेकेंड इज कॉल्ड एज वाट। तो इसलिए शक्ति का जो इकाई है वो वाट होता है, शक्ति का जो इकाई है वाट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी या बल इंटू विस्थापन। तो वाट का फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर मेरा वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स अगर हमने 1 जूल कार्य 1 सेकेंड समय में करते हैं तो हमारा जो कार्य करने का दर है वो क्या है, 1 वाट है। तो इसलिए 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, पावर का बड़े बड़े यूनिट क्या है, जैसे 1 किलो वाट है, किलो मतलब क्या होता है 10 टू पावर 3 या 1000, तो इसलिए 1 किलो वाट क्या होता है 1000 वाट होता है।
और बड़े यूनिट एक है, जैसे 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना है 746 वाट। जैसे 1 मेगावाट, मेगा मतलब 10 टू पावर 6 वाट होता है, तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 6 वाट होता है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर में आते हैं, या शक्ति का जो कमर्शियल यूनिट जो हमने घर में जो बिजली के जो बिल देते हैं वो किस में होता है, वो किलोवाट पर आवर में होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, क्योंकि 1 उसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका पावर रेटिंग है वाट्स और टी टाइम के लिए चलता है, तो एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है उसी के लिए हम पैसा देते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा कंजम्पशन कितना है, तो P इज इक्वल टू कितना है, अगर W/T है तो W उसको W इज इक्वल टू एनर्जी है, तो इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। तो इसी के लिए हम पैसा देते हैं। उसका मतलब अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है, अगर वो 1 आवर चलता है तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया ना, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 kWh, जिसको हमने बोलते हैं 1 यूनिटी, मतलब 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड एज 1 कमर्शियल यूनिटी। इसको हमने जूल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी का यूनिट जूल है। जैसे कि किलोवाट इज इक्वल टू 1000 और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मिनट इज इक्वल टू 60, तो 60 इंटू 60 इज इक्वल हो गया 3600 सेकेंड। तो इसलिए कितना हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल हो गया 36,555,000 जे, या उसको हमने बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमको एक यूनिट का पैसा, जो कि 2 रुपया 3 रुपया, वो सब अलग अलग जगह हिसाब से हमको पैसा देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक क्रेन लिफ्ट्स ए लोड ऑफ 1500 kg ए हाइट ऑफ 25 मीटर एट ए स्टेडी रेट इन ए टाइम ऑफ 2 minutes। व्हाट इज द पावर ऑफ द क्रेन। अब यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुआ, WEP, तो WEP इज इक्वल टू कितना है mgh। यहाँ पे m कितना हो गया 1500, g कितना है 9.8 और कितना हाइट 25, तो इज इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो इतना जूल। अब हमको पावर निकालना है, और ये कितना देर में उठाया, तो उन्होंने उठाया कितना मिनट बोला है 2 मिनट, तो 2 मिनट इज इक्वल टू कितना में 120 सेकेंड, तो इसलिए पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W/T, तो W इज इक्वल टू हो गया 367,875 डिवाइडेड बाई 120, तो इज इक्वल टू 3066, मतलब उस क्रेन का जो पावर है 3066 वाट है। यहाँ पे और एक एग्जांपल, व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑन ए साइक्लिस्ट हु हैज ए लेग मसल ऑफ पावर 200 वाट ईच एंड हु रीचेस ए टॉप स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेवल रोड। तो पावर का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर का दूसरा एक फॉर्मूला क्या था, W/T को छोड़ के, और एक फॉर्मूला था फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू पावर बाय वेलोसिटी, तो यहाँ पे पावर कितना दिया है 200 और वेलोसिटी कितना हो गया 20, और लेग किसका दो लेग है, तो इसीलिए टोटल कितना हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू पर लेग है डिवाइडेड बाई 10, तो इक्वल हो गया 40 न्यूटन। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, ए बॉय ऑफ 50 kg मास क्लाइम्स 30 स्टेयर्स इन 10 सेकेंड इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट हिज पावर। यहाँ पे मास ऑफ बॉडी 50 kg, तो वेट की F इजिकल हो गया mg इजिकल टू 500 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि g का वैल्यू हो गया 10, टोटल हाइट हो गया 30 स्टेयर्स, तो 30 इंटू 15/100 इजिकल टू हो गया, क्योंकि 15 उसने क्या किया, ईच स्टेयर है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट कितना होगा ना, वो इस टाइप का जा रहा था, तो एक स्टेयर का हाइट कितना था 15 सेंटीमीटर, तो 10 सेकेंड में
30 स्टेयर जा रहा था, तो टोटल स्टेयर कितना हो गया 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा केजी में दिया हुआ है तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो इसलिए पावर का एज हो गया आपका 4.5 मीटर। तो पावर इज इक्वल टू W/T, तो mgh/T करेंगे तो हमको मिलेगा पावर हो गया 225 वाट है। सिमिलरली यहाँ पे एक देख सकते हो, अगर एक बल्ब है जिसका रेटिंग है 100 वाट है और डेली 5 आवर्स जलता है, तो कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, तो कैसे करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T, तो पावर कितना हो गया 100 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 500। जैसे कि हमने बोला था ये हो गया 500 वाट आवर, हमको चाहिए कि 1 किलोवाट आवर के लिए 1 यूनिट है, तो इसलिए 1000 कन्वर्ट, इसको अगर 1000 में कन्वर्ट करेंगे, किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ यूनिट है, तो हाफ यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0.5 है। तो इसलिए बल्ब एनर्जी स्पेंड बाय द वन बल्ब इन वन डे इज इक्वल टू 0.5 यूनिट है। धन्यवाद।